नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पढ़ाकू पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न विद फैक्ट के साथ। तो चलिए आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का प्रथम उत्पाद क्या था? जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका प्रथम उत्पाद क्या था? ऑप्शन है आपके सामने, शराब, बायोगैस, कीटनाशी या गर्भनिरोधक गोली। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। जैव प्रौद्योगिकी का प्रथम उत्पाद क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी का प्रथम उत्पाद शराब था। तो जैव प्रौद्योगिकी का जो प्रथम उत्पाद था वो शराब था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो अब जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जान लेते हैं। ये जो जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है? तो फैक्ट है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सजीवों व उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग औद्योगिक स्तर पर किया जाए उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि वो जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है जब किसी सजीव यानी कि जीवाणु का या उससे प्राप्त पदार्थों का प्रयोग औद्योगिक स्तर पर किया जाए तो उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा स्तर है जिसका इससे जितने भी उद्योग हैं इस पर निर्भर हैं। जैसे जैव प्रौद्योगिकी का प्रथम उत्पाद है शराब है, या गर्भनिरोधक गोली भी जैव प्रौद्योगिकी का ये उत्पाद। सारे के सारे जो उत्पाद हैं वो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। अगर जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो हम परिभाषा बता चुके हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसका प्रयोग और जिसके ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो सजीव होते हैं यानी कि जीवाणु होते हैं उनका प्रयोग औद्योगिक स्तर पर किया जाए तो उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अफीम किस पौधे से प्राप्त होती है? जो अफीम है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? पोस्त के पौधे से, धतूरा के पौधे से, कॉफी के पौधे से या तंबाकू के पौधे से? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो अफीम किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अफीम जो प्राप्त होती है वो पोस्त के पौधे से प्राप्त होती है। अगर बात करें तंबाकू कि तंबाकू के पौधे से तंबाकू ही प्राप्त होती है, और कॉफ़ी के पौधे से जो कहवा होता है कहवा उससे कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर याद रखिए अफीम पोस्त के पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं पोस्त के पौधे के बारे में। तो जो पोस्त होता है उस पोस्त नामक पौधे की संपुट नामक फल से अफीम प्राप्त होता है। यानी कि जो अगर पौधे की बात करें तो पोस्त के पौधे से अफीम प्राप्त होती है, लेकिन उसमें भी एक फल लगता है पोस्त के पौधे में जिसे संपुट कहते हैं, उससे अफीम प्राप्त की जाती है। तो याद रखिए आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय में कौन सा एल्किलाइड होता है? तो चाय होती है उसमें कौन सा एल्किलाइड होता है? ऑप्शन है निकोटीन, एटोचिन, कुनीन व थीन। चार ऑप्शन है आपके सामने। चाय में कौन सा एल्किलाइड होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थीन एल्किलाइड चाय में पाया जाता है। जो थीन एल्किलाइड होता है वो चाय में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन से क्या बनता है? जो पाचन के बाद प्रोटीन से यानी प्रोटीन का पाचन के बाद क्या बनता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, एमिनो अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, दोनों या कोई नहीं। तो दोनों या कोई नहीं तो ऑप्शन में जो है वो तो होगा नहीं। तो अमीनो अम्ल व एस्कॉर्बिक अम्ल में से एक आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीनो अम्ल। पाचन के बाद प्रोटीन से क्या बनता है? तो अमीनो अम्ल, जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल बनता है। तो अमीनो अम्ल के बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है। तो अमीनो अम्ल एक ऐसा एसिड है यानी कि अमीनो अम्ल या एमिनो एसिड शरीर के अंगों ग्रंथियों के कार्य पर प्रभाव डालता है। दूसरा फैक्ट है कि ये त्वचा व बालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। समझ लीजिए ये प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन होता है। इससे त्वचा बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, और ये शरीर में संरक्षित नहीं हो पाता है। इसे आहार के माध्यम से रोज लेना चाहिए। यह शरीर में संरक्षित नहीं होता है, इसलिए इसे रोज आहार के माध्यम से लिया जाता है मनुष्य द्वारा। और ये दो प्रकार का होता है अमीनो एसिड।
कुछ काम का होता है और कुछ बिना काम का भी होता है। जो लीवर में अपने जो बिना काम का होता है वो लीवर में अपने आप बन जाता है, और जो काम का होता है उसे हमें आहार द्वारा लेना पड़ता है। तो चलिए, हमने अमीनो एसिड के बारे में जान लिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोर का मापन करते हैं। जो शोर है यानी कि ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसे ही शोर कहते हैं। ध्वनि जब ज़्यादा ध्वनि हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। तो शोर को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं, यानी किस मापन का, उसके मापन का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने हर्ट्ज, डेसिबल, मोनोमीटर, लैक्टोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर हर्ट्ज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डेसिबल। जो शोर का मापक होता है वो डेसिबल से शोर को मापा जाता है। और अगर लैक्टोमीटर की बात करें तो ये दूध की शुद्धता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ध्वनि की आवृत्ति मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है, और डेसिबल का प्रयोग शोर के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शोर का मापन करने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बातचीत की ध्वनि लगभग होती है, जो हम सामान्य बातचीत करते हैं उसकी ध्वनि कितने डेसिबल होती है? 100 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी है 60 डेसिबल, और ऑप्शन नंबर सी है 10 डेसिबल व 180 डेसिबल। तो 100 डेसिबल होती है या 60 डेसिबल होती है या 80 डेसिबल होती है या 10 डेसिबल होती है सामान्य बातचीत की ध्वनि? तो आपको बता दें, सामान्य बातचीत की ध्वनि जो होती है वो 60 डेसिबल होती है। 60 डेसिबल एक सामान्य ध्वनि होती है। और अगर बात करें 100 डेसिबल की, तो एक यहाँ से ध्वनि प्रदूषण प्रारंभ हो जाता है। 100 या 100 से अधिक अगर डेसिबल ध्वनि होगी तो काफ़ी शोर शराबा वाली जगहों पर, जैसे कार का हॉर्न, मोटर वाहनों का हॉर्न, ये 100 डेसिबल से ज़्यादा होता है, इससे तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। अगर बात करें 10 डेसिबल की, तो 10 डेसिबल की आवाज़, जैसे पत्तों की सरसराहट में जो आने वाली आवाज़, लगभग 10 डेसिबल के बराबर होती है। और अब बात करें 180 डेसिबल, तो 180 डेसिबल बहुत बड़ा उससे ध्वनि प्रदूषण होने लगता है। जैसे जो एयर जेट होते हैं या ये होते हैं, उनकी ध्वनि जब वो उड़ते हैं तो उनकी ध्वनि 180 डेसिबल के लगभग होती है। तो ये एक ध्वनि प्रदूषण का कारण भी अगर पूछा जाए, जो जेट उड़ान होती हैं वो ध्वनि प्रदूषण भी पैदा करती हैं। तो सामान्य अगर बातचीत की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर, कि 60 डेसिबल ध्वनि सामान्य बातचीत में होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने, हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, अम्ल होता है, अम्ल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने है, हार्मोन्स, एंजाइम, अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन्स है। तो एंजाइम, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, एंजाइम और हार्मोन्स। एंजाइम जो होते हैं वो बाह्यस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जबकि हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर एंजाइम की बात करें तो लार जो होती है, लार ग्रंथि, वो एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो उससे टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। लेकिन अगर हार्मोन्स की बात करें तो इंसुलिन एक हार्मोन्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है। तो इंसुलिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अग्नाशय की लैंगर की दीपिकाओं से इसका स्रावित कहाँ होता है? स्रावित कहाँ से होता है? तो अग्नाशय है उसकी लैंगर की दीपिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है उसका स्रावण होता है। और अगर बात करें इसकी कमी से होता क्या है, तो इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। तो चलिए, ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।